अपकृत्य विधि या लॉ ऑफ टॉर्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंट क्लासेस ऑफ टॉर्ट, अपकृत्य के प्रमुख रूप। और उसके साथ ही एक और क्वेश्चन बनता है मेंटल एलिमेंट इन टॉर्ट, अपकृत्य में मानसिक तत्व। सुनने में ही ये सारे शब्द इतने मुश्किल लगते हैं कि लगता है कि इसका आंसर राइटिंग तो बहुत ही टफ होगा, बट अगर इसको आप कुछ इन एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ते हैं तो पढ़ना भी बहुत आसान होगा और आंसर राइटिंग उससे भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। और जैसा कि आपने क्वेश्चन ज़रूर नोट कर लिया होगा, तो मैं अब शुरू करती हूँ इसका आंसर डील करना कि कैसे आपको इसका आंसर लिखना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स देने हैं, क्या क्या केस स्टडी बतानी है और कंक्लूजन कैसे लिखना है। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है वो अपकृत्य के बारे में है। तो नेचुरली आपको सबसे पहले अपकृत्य की एक डेफिनेशन लिखनी होगी, चाहे आप किसी भी थिंकर का डेफिनेशन लिखिए या अपकृत्य का डेफिनेशन आप अपने लैंग्वेज में लिखिए। तो किसी व्यक्ति के पूर्ण अधिकार का जब उल्लंघन होता है, किसी व्यक्ति के सीमित अधिकार का जब उल्लंघन होता है, या किसी व्यक्ति के सार्वजनिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तीनों ही कंडीशन में क्या होता है, अपकृत्य होता है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि अगर आप किसी के घर के सामने अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं उससे बिना पूछे, तो उसके क्या है, सामने वाले के अधिकार का आपने उल्लंघन किया है, एक सार्वजनिक अधिकार का उल्लंघन किया है, तो ये क्या है, अपकृत्य है। हमेशा कोई भी टॉपिक को जब आप डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ना, तो बहुत ईजिली वो समझ में आ जाता है। चलिए, तो अब हम पहले पता कर लेते हैं कि अपकृत्य के रूप कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट क्लासेस ऑफ टॉर्ट कौन कौन से हैं। तो अपकृत्य के दो रूप हैं, एक जो खुद से हो जाते हैं, स्वतः अभियोज्य, एक्शनेबल होते हैं, और दूसरे वो जिनमें क्षति प्राप्त व्यक्ति क्षतिपूर्ति के लिए क्षतिकर्ता पे तभी मुकदमा चला सकता है जबकि वो वास्तविक क्षति का प्रमाण दे सके, प्रूफ ऑफ एक्चुअल डैमेज दे सके। मतलब अपनी लैंग्वेज में बोले तो प्रमाण प्रस्तुत करेगा, उसके बाद ही उसको जब क्षति पता चलेगी तो क्षतिपूर्ति होगी। अब दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझ लेते हैं। स्वतः अभियोज्य अपकृत्य, मान लीजिए आपके कोई दोस्त इलेक्शन में खड़े हुए हैं और उन्होंने आपसे कहा है कि तुम मुझे वोट ज़रूर देना। आपने अपने दोस्त को वादा किया कि आप उसको वोट ज़रूर देने जाओगे और आप वोट देने निकले, लेकिन जो इलेक्शन ऑफिसर है उसने आपको वोट देने से रोक दिया और आप बहुत दुखी होकर घर वापस आ गए कि आपके दोस्त को आप तो वोट दे ही नहीं पाए। कुछ दिनों बाद इलेक्शन का रिजल्ट आ गया और आपको पता चलता है कि आपका दोस्त तो जीत गया, तो आपको बहुत खुशी होती है, क्योंकि फिर क्या होता है कि आपके एक वोट के उससे वो हारा नहीं, आपका जो उद्देश्य था वो तो जीत ही गया। लेकिन यहाँ पर आपके दोस्त को कोई क्षति नहीं पहुंची आपके वोट ना देने से, पर निर्वाचन अधिकारी ने आपके वोट का जो अधिकार है उसको क्षति पहुंचाई है। तो आपको आपके वोट के अधिकार से वंचित किया, जो कि आपका क्या है, लीगल राइट है, आपके लीगल राइट को भंग किया। इसलिए आप निर्वाचन अधिकारी पर क्षतिपूर्ति का दावा अपकृत्य विधि के अंतर्गत कर सकते हैं। सिंपल, अब आप समझ गए, ये हो गया एक्शनेबल। अब दूसरा है स्वतः अनभियोज्य। स्वतः अनभियोज्य क्या होता है, इसमें क्षति हुई है इसे प्रमाणित करना पड़ता है। जैसे कोई आपको मौखिक रूप से अपमानित कर रहा है, किसी भीड़ भाड़ जगह पे आपको गाली गलौज और मौखिक रूप से कोई मुंह से बार बार आपके लिए अपमानजनक शब्द बोल रहा है, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो वो अपमान कर रहा है इससे आपको मेंटल क्षति हो रही है, आपको फिजिकल क्षति हो रही है। आप जब ये प्रूफ कर देते हैं तो उसका ये जो अभियोज्य है अपकृत्य के कोटि में आ जाएगा, एक्शनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना है कि अपकृत्य के मेंटल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसको भी हम बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि आप किसी के घर गए और आपके किसी के घर में बहुत सुंदर सा कोई डेकोरेटिव आइटम दिख गया, उसने आपके हाथ में उसे थमाया देखने के लिए और आपने देखते देखते उसको हाथ से छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ा या गलती से गिरा ये किसी को नहीं पता है, और वो टूट गया। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका मेंटल जो था स्टेटस, मेंटल एलिमेंट जानना बहुत ज़रूरी है, तभी डिसाइड होगा कि वो अपकृत्य है या नहीं। इसलिए मेंटल एलिमेंट इन थॉट कौन कौन से, एक तो होता है मोटिव, जिसे हिंदी में कहते हैं हेतु। दूसरा होता है आशय, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इंटेंशन। इसके बाद आता है विद्वेष। तो अब हम इसको अलग अलग तरह से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम हेतु पे चलते हैं। हेतु को डिफाइन आप कर दीजिएगा, सामान्य की डेफिनेशन दे दीजिएगा।
सामंड कहते हैं हेतु हमेशा बैकग्राउंड में होता है, वो सामने दिखता नहीं है, वो बैकग्राउंड में होता है, वो सामने नहीं दिखता। इसलिए हेतु का महत्व तो अपराध के विषय में होता है, अपकृत्य के विषय में नहीं। अपकृत्य के लिए हेतु इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने अगर किसी का गिराया, वो डैमेज हुआ, अब आपका हेतु क्या था उससे मैटर नहीं करता हमें, आपका वो मोटिव मैटर नहीं करता। लेकिन अपराध अगर वही है तो उसमें आपका मोटिव क्या था ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सामंत की डेफिनेशन लिखना, एक केस लिख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। विष्णु वासुदेव जोशी बनाम TLH स्मिथ पियर्स 1949 केस। अब इसमें क्या है, केस में वादी है राजकुमार, रायपुर कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन का कार्य कर रहा था, और प्रतिवादी है कॉलेज का प्रधानाचार्य प्रिंसिपल। तो प्रतिवादी द्वारा वादी को मुअत्तल कर दिया गया और वादी के पेट में 2-3 लात मारी गई, जिससे कि वादी को शारीरिक और मानसिक चोट पहुंची और उसका अपमान भी हुआ। एक तो पहले गाली गलौज किया गया और उसके बाद शारीरिक और मानसिक चोट भी दी गई। फलस्वरूप वादी ने प्रतिवादी के व्यवहार से उत्पन्न क्षति हेतु क्षतिपूर्ति का दावा कर दिया। अब न्यायाधीश मंगोलकर जो हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में हेतु का महत्व बहुत थोड़ा है, कि मतलब उसका मोटिव क्या था, ये जो है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यह अनुमान करना चाहिए कि प्रतिवादी ने नियत पूर्वक वादी को मानसिक और शारीरिक कष्ट दिया। प्रतिवादी जो प्रधानाचार्य हैं, उनको पता होगा कि आप किसी को गाली गलौज कर रहे हैं पब्लिक प्लेस में, किसी को लात मार रहे हैं पेट में, ये सारी चीज़ें उनको जानकारी होंगी कि उनके थ्रू उस सामने वाले को शारीरिक और मानसिक कष्ट हो रहा है। तो इस मुकदमे में स्पष्ट कहा गया कि अपकृत्य के संबंध में हेतु का कोई महत्व है नहीं। अब हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि प्रधानाचार्य का हेतु मोटिव क्या था, वो उसने अपकृत्य किया है और क्षतिपूर्ति का दावा वाजिब है, बस बात खत्म। अब दूसरा है आशय यानी इंटेंशन। इसमें भी पहले आप सामंत का डेफिनेशन दे दीजिएगा। सामंत कहते हैं जिस ध्येय को मन में रखकर कोई कार्य किया जाता है उसे आशय या नियत कहा जाता है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा तथा उसके पूर्व ज्ञान से प्रेरित होकर किए गए कार्य को आशय युक्त कार्य करते हैं। व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कार्य का परिणाम जरूर पता होता है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी कोई काम कर रहा है और उसको ये पता ही नहीं हो कि वो क्या कर रहा है, यानी कि इंटेंशन उसको पता होता है। जैसे कि कोई चोरी कर रहा है, उसको भूख लगी है, ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या है, पेट भरना है, और वो क्या कर रहा है, कमिट क्या कर रहा है, ऑफेंस क्या कमिट कर रहा है, वो चोरी कर रहा है। तो उसको इस चोरी का उद्देश्य भी पता है, उस चोरी का उसको इंटेंशन भी पता है कि उसका पेट भरना उसका इंटेंशन है। और अगर उस चोरी के दौरान किसी को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो फिर वो अपराध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेंशन। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। आपने अपने दोस्त को बताया कि आपके पास 5,000 रुपये हैं। दोस्त आपके घर पे आया, उसने देखा आपके पैसे रखे हुए हैं और बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसने क्या किया, आपके पैसे लिए और जाके गरीबों में बांट दिया। अब उसका इंटेंशन क्या था, गरीबों में बांटना था। इससे मैटर नहीं करता कि उसका इंटेंशन अच्छा था या बुरा था, लेकिन उसने आपसे पूछे बिना आपके पैसे खर्च कर दिए, तो उसने क्या किया, अपकृत्य किया, तो आप उससे क्षतिपूर्ति मांग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक केस और लिख सकते हैं कि एक पैराशूट पर कुछ लोग उड़ रहे थे और गांव वालों ने देखा, उनको नज़दीक से देखना था पैराशूट पे उड़ते हुए लोगों को, तो देखने के लिए वो किसी और के घर में जा कर के दौड़ते हुए गया और किसी के गार्डन में घुस गया और गार्डन पूरा रौंद गया। तो जिसका घर था, जिसका गार्डन था, उसका गार्डन पूरा खराब हो गया। तो जो पैराशूट वाला था उस पर गार्डन वाले ने केस दायर किया क्षतिपूर्ति का, जबकि पैराशूट वाले ने कहा कि मेरा कोई इंटेंशन था ही नहीं कि आपका गार्डन खराब हो जाए। बट ये कहा गया कि पैराशूट वाले को पता था कि अगर वो गांव में पैराशूट चला रहा है तो लोग भीड़ जमेगी ही, देखने के लिए जमेगी, इसलिए उसको क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स होते हैं डे टू डे लाइफ में। अब तीसरा है विद्वेष। संकुचित अर्थ में विद्वेष द्वेष भाव से किए गए कार्य को कहा जाता है, पर कानूनी अर्थ में बिना विधिक औचित्य के अनुचित आशय से किए गए कार्य विद्वेष पूरे कार्य कहे जाते हैं। अब फिर से आप इसमें सामंत का ही लिख दीजिएगा। सामंत कहते हैं कि जानबूझकर कोई दुर्भाग्यपूर्ण कार्य करना जिसका कोई औचित्य ही ना हो, वो विद्वेष है। अनुचित प्रयोजन यानी इम्प्रॉपर मोटिव से प्रेरित होकर कोई कार्य करना विद्वेष है। किसी से आप विद्वेष भाव से कोई काम कर रहे हैं, जबकि आपको पता है, आपको इस बात का ज्ञान है कि उस काम को करने से उसके ऊपर क्या असर होगा, तो भी जैसे कि किसी जानवर को मारा जाता है, उसे इंटेंशनली मारना कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप उस पर मार रहे हैं और जानवर को मारना अवैध है, तो आपने क्या किया है, जानबूझ के उसको विद्वेष के भाव में उसको मारा है। अकारण और जानबूझ के किया गया कोई भी गैर कानूनी कृत्य क्या है, अपकृत्य है। अब इसमें हम केसेस कौन से लिख सकते हैं।
यहाँ आप लिख दीजिएगा ब्रोमेज बनाम प्रोजर के वाद में कहा गया जस्टिस स्वेनिन द्वारा कि विद्वेषपूर्ण कार्य उसे कहते हैं जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर बिना किसी वैध औचित्य के कोई कार्य करता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचती है। अब जैसे कहीं आप चोरी करने जाते हैं या क्या होता है, बहुत सा एक एक घटना है कि एक झोपड़ी में 4-5 लोग सो रहे थे, गांव के किसी ने झोपड़ी में आग लगा दी। ठीक है, उसने जानबूझ के किया क्योंकि झोपड़ी में सिर्फ आग ही नहीं लगाई, उसने कुंडी को बाहर से बंद कर दिया। इसका मतलब विद्वेष में वो काम कर रहा था ना, कि अंदर जो है वो बाहर ना निकल पाए और वो मर जाए। तो यहाँ पर क्या है, ये गैर कानूनी कृत्य है क्योंकि विद्वेष पूर्ण किया गया है और सब कुछ जान के किया गया है। चौथा मेंटल एलिमेंट है क्षति, डैमेज। अपकृत्य विधि के अंतर्गत क्षति एवं क्षतिपूर्ति ना तो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, ना एक शब्द का प्रयोग दूसरे शब्द के लिए किया जा सकता है। क्षति का मतलब होता है उस प्रत्येक प्रकार की हानि से जिसके घाव को हर्जाना दिला के पूरा कराया जाता है। तो बेसिकली क्षति क्या है, जो भी दावा किया गया है वो हर्जाना ही जो है वो क्षति है। अब चाहे वो हर्जाना रुपया में हो, पैसा में हो या किसी भी तरह से हो, क्षति उसे ही कहा जाता है। तो इस तरह से आप चारों पॉइंट्स को अच्छे से डील कर दीजिएगा। कंक्लूजन लिखने से पहले थोड़े से कुछ लाइंस लिख दीजिएगा कि आशय और हेतु दोनों देखने में एक जैसे दिखते हैं, यानी इंटेंशन और मोटिव, पर कानून के अंतर्गत इसका अंतर है। आशय में कृत्य के हानिकारक परिणाम और उससे उत्पन्न करने की इच्छा रहती है, जबकि हेतु में किसी व्यक्ति को विशेष कार्य करने को प्रेरित करता है। यह मुख्य प्रेरक बल होता है। जैसे मैंने आपको बोला ना, जैसे भूख, किसी को भूख लगी है तो वो प्रेरणा दे रहा है उसको खाने के लिए, कुछ करो, जाके चोरी करो या जो भी करो। और बाकी वो इंटेंशन उसका क्या होता है, जाके चोरी करता है, वो उसका इंटेंशन होता है। हेतु को अंतिम यह दूरस्थ आशय कहा जाता है। इस प्रकार हेतु अंतिम लक्ष्य को इंगित करता है, जबकि आशय किसी भी कार्य को करने का तात्कालिक और बाहरी उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए एक हत्यारा एक व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या करके उसका सामान लूटता है। उस हत्यारे का आशय व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचा के हत्या करना है, जबकि उसका हेतु उस व्यक्ति की हत्या करके सामान लूटना है। ठीक है, अब इस छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स के साथ अगर आप लिखिएगा तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। बस इसमें कुछ कीवर्ड्स याद रखिएगा कि हर वर्ड को ना, हर मेंटल एलिमेंट को पहले सामान्य के उसमें डिफाइन कर दीजिएगा और एक एक स्टोरी या दृष्ट करके उसको एक्सप्लेन करिएगा और लास्ट में कंक्लूजन अपना सेल्फ थॉट लिख लीजिएगा। अब इसमें आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चंस कुछ भी रह गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आपको क्लासेस कैसी लग रही है, इजीली समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास को एक बार और सुनकर एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप उसको रिवीजन कर पाइए। स्ट्रक्चर बना के रिवीजन करने से क्या होता है, आपका टाइम भी बचता है और एग्ज़ाम टाइम में ना आपको बहुत इजीली चीज़ें याद आने लगती हैं। लंबे लंबे नोट्स एग्ज़ाम टाइम में याद नहीं आते हैं। और अगर आपको डेली क्लासेस देखनी होगी फ्री ऑफ कॉस्ट तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। बाकी की क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे पेपर वाइज मैंने आपका क्लासेस पोस्ट की हुई है, आप जाकर टॉपिक उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। और